कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। तारानाथ तांत्रिक भाग 1 को आपने पसंद किया और सराहा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं। कहानी की सफलता एवं श्रोताओं के अनुरोध पर हम लेकर आ रहे हैं तारानाथ तांत्रिक की कहानी भाग 2, चेहरा। यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। आज आप सुनने जा रहे हैं तारानाथ तांत्रिक की कहानी भाग 2। मुख्य पात्र हैं लेखक तारानाथ, किशोरी रामदुलाल मित्र, सूत्रधार, कहानी पाठ एवं सभी चरित्रों में किशोर। लीजिए प्रस्तुत है चेहरा। शाम का वक्त। तारानाथ के बैठक खाने में महफिल जम गई थी। रोज उनके ही घर का नाश्ता खा रहे थे, इसलिए आज हम चौराहे से गरम गरम पकोड़े ले आए। अब सिर्फ सामने खाली दोने पड़े हुए हैं। 2 बार चाय भी हो गई। तृप्त होकर डकार मारते हुए तारानाथ बोले, चौराहे की दुकान के पकोड़े बहुत स्वादिष्ट होते हैं। किशोरी ने कहा, सभी चीजों का स्वाद निर्भर करता है मन की अवस्था पर। जैसे आज आपको कोई काम नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, तो आपको ठंडे पकोड़े और बासी तेल के भजिए भी अच्छे लगेंगे। और यदि मन चिंतित हो तो बासमती चावल की बिरयानी भी अच्छी नहीं लगेगी। चाय की एक चुस्की लेते हुए तारानाथ बोले, तुम लोगों के लिए बात सही भी हो तो मेरे क्षेत्र में ये बात नहीं जमती। क्यों? इस मामले में आपका क्या विचार है? विचार है, तुम लोगों के इस ठहरी हुई जिंदगी में दुर्भावना और दुश्चिंता एक स्वाभाविक अवस्था है। और मेरी पूरी जिंदगी बीती है तरह तरह की विचित्र घटनाओं से, जहां पर दुर्भावना और दुश्चिंता मेरे लिए एक स्वाभाविक बात ही होती थी। रात में कुछ भयानक घटेगा ये जानते हुए भी दोपहर के भोजन में कोई कमी नहीं होती थी। 3-4 बार चाय की चुस्कियां लेकर कप को नीचे रखते हुए पुराने दिनों की बात याद करते हुए तारानाथ बोले, भोज खाने की बात याद आते ही मुझे रामदुलाल मित्र की बात याद आ जाती है। उनके घर में अतिथि बन के जितने भी दिन अच्छा भोजन किया, उसकी तुलना और नहीं की जा सकती। किशोरी ने पूछा, घूमने गए थे? अरे नहीं, मैं और घूमने जाऊं? मैं गया था एक काम से। विपदा में पड़कर वो लोग मुझे अपने घर लेकर गए थे। कांड हो गया था वहां। मैंने कहा, हो जाए फिर, वो कहानी सुनकर मजा ही आएगा लगता है। तारानाथ ने कहानी को मन ही मन सजाकर कहना शुरू किया। 21 साल पहले की बात है। मधु सुंदरी देवी की घटना बीत गई थी। घर में पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रहा था। घर में रहते हुए ही हाथ देखने का काम, ताबीज देना, यही सब कर रहा था। कमाई अच्छी हो जाती थी, लेकिन खर्च भी हो जाता था। धन जमा नहीं कर पाया कभी भी। देवी ने कहा ही था, अन्न की कमी नहीं होगी कभी भी, लेकिन धनी भी नहीं हो पाऊंगा। एक दिन दोपहर को बैठक खाने में बैठा हुआ था। इतने में कमरे में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति आए। सर पर काले सफेद बाल, बलिष्ठ शरीर, पहनावे में महंगी धोती और कुर्ता, कुर्ते में सोने के बटन, दाहिने हाथ की उंगली में बहुत से पत्थर वाली अंगूठी। देखने से बड़े घर के संपन्न लग रहे थे। उस आदमी ने मुझसे पूछा, आप ही तारानाथ ज्योतिष हैं? जी हाँ, क्या काम है बताइए। उस इंसान ने मेरे पैर छूते हुए कहा, आपको देखकर ही अंदाजा हो गया था। मैंने कहा, ठीक है, रहने दीजिए, बैठिए, क्या काम है बताइए। मेरा नाम रामदुलाल मित्र है। कोलकाता में बड़े बाजार में मेरी एक छोटी सी दुकान है। आप लोगों के आशीर्वाद से ही 2 वक्त की रोटी मिल जाती है। फिलहाल परेशान होकर आपके पास आया हूँ, लेकिन पंडित जी, वो परेशानी क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा।
सुना है आप इंसान का चेहरा देखकर उसके भूत और भविष्य के बारे में बता देते हैं। आप ही बताइए तो मेरी क्या परेशानी है। बुरा मत मानिएगा, सही आदमी के पास आया हूं कि नहीं ये तो मुझे जानना पड़ेगा। एक पक्के व्यवसायी के जैसे बातें कर रहा था। मैं मन ही मन हंसा। ये आदमी कमरे में आते ही मैं समझ गया था कि इसे क्या तकलीफ है। झूठ मूठ का चमत्कार दिखाकर लोगों को चौंकाने में मैं विश्वास नहीं करता, इसीलिए उनके मुंह से ही निकलवाने की कोशिश कर रहा था। अब परखना चाहते ही हैं तब बोलने में आपत्ति क्या है। मैंने कहा, फिलहाल तो 3 विपदाएं मैं देख पा रहा हूं। पहली तो आपको व्यवसाय में थोड़ी हानि हुई है। क्यों, सही कहा ना? जी हाँ। उसके बाद? उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं यहीं से बैठकर बता देता हूं। नीले रंग के गणेश जी बना के पूजा कीजिए, व्यवसाय ठीक हो जाएगा। और आपको वास्तु दोष है देख पा रहा हूं। आपके मकान में कोई समस्या आने वाली है या आ चुकी है? रामदुलाल ने आंखें बड़ी करके कहा, मैं धन्य हो गया। अब तक कानों से सिर्फ सुना था, अब देख भी लिया। अब बताइए तीसरा क्या है? तीसरी समस्या का निवारण आप खुद ही कर लेंगे। मेरी सहायता की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी को लगातार पैसे देना बंद कीजिए। रामदुलाल ने शर्माते हुए सिर नीचे किया और कहा, क्या करूं पंडित जी, आदत बहुत ही खराब चीज है। जब अपराध कर ही लिया है तो प्रायश्चित तो करना ही पड़ेगा। पाप तो बाप को भी नहीं छोड़ता। पश्चाताप अगर हो रहा है तो अब वो पाप नहीं रहा। घर में लक्ष्मी है ना? रामदुलाल ने कहा। जी वो तो है। तो बस उनके साथ ही सुखी जीवन बिताइए। मन ही मन उनसे माफी मांग लीजिएगा। जी आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। फिलहाल मुझे इस विपत्ति से निकालिए। पूरी बात खुलकर बताइए, रामदुलाल ने कहा। बचपन बहुत ही कष्ट में बीता है पंडित जी। माता पिता कम उम्र में ही चले गए थे। कुलीगिरी करके, मेहनत करके, एक एक पैसा जमा करके व्यवसाय शुरू किया था। शुरुआती दिनों में मेरे पास मकान नहीं था। कभी कभी रास्ते के किनारे सोकर रात बिताई। कलकत्ता में आज भी मेरे पास बड़ा मकान नहीं है। बड़े मकान में रहता जरूर हूं, लेकिन वो किराए का मकान है। मकान खरीद लेता, लेकिन सच कहूं तो कोलकाता में मकान खरीदने की इच्छा नहीं है। गांव का आदमी हूं। कुछ दिन में बच्चों को व्यवसाय सौंप कर गांव में ही रहूंगा, ये फैसला किया था। पिछले साल एक दलाल खबर लेकर आया, राजभर हाट के पास एक गांव में एक मकान बिकाऊ है। नया नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मरम्मत करवा ले तो नए जैसे हो जाएगा। वहां के जमींदार का मकान है। जमींदार की मौत हो गई है और उसके बच्चे जमीन जायदाद बेचकर कोलकाता आना चाहते हैं। मकान भी नहीं रखना चाहते, इसीलिए औने पौने दाम में बेच रहे हैं। दलाल को बीच में रख के मकान तो मैंने खरीद लिया पंडित जी। बहुत सी उम्मीदों वाला मकान था, लेकिन उस मकान में अब रहना भी मुश्किल हो गया है। क्यों, क्या हुआ? रामदुलाल ने कहा। लगता है उस मकान में किसी प्रेत का साया है। मकान खरीदने के बाद कुछ दिन हम लोग सब वहां पर रहने गए थे। पहली ही रात मेरी पत्नी पता नहीं क्या देखकर चिल्लाने लगी। कहने लगी खिड़की के पास साए के जैसा कोई खड़ा था, जबकि खिड़की मकान के दूसरे माले में है। नीचे ना तो कोई सीढ़ी है, ना ही चढ़ने की कोई व्यवस्था। कोई चढ़ेगा भी तो कैसे? दूसरे दिन शाम को मेरा बेटा सचिन दुलाल बाथरूम गया था। लौट के आके कहने लगा, पिताजी खिड़की के बाहर कोई रो रहा है। कौन है देखिए तो।
किसी लड़की की आवाज लगती है। शक हुआ तो नौकर चाकर लेकर लालटेन की रोशनी में देखने गया। बाथरूम मकान से थोड़ी दूरी पर है, आंगन से होके जाना पड़ता है, उसके बाद ही चार दीवारी है। इधर दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था। चार दीवारी के बाहर ही घनी झाड़ियां हैं और आगे जंगल है। वहां इस समय शाम को कौन रोने जाएगा? लेकिन क्या बताऊं पंडित जी, वापस लौटते समय साफ साफ सुना कोई दर्द से रो रहा था। लड़की की आवाज थी और तकलीफ से रो रही थी। फिर से लौट के गया और देखा, नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है। एक बार तो लगा रोने की आवाज घर के अंदर से ही आ रही है। मुझे तो डर लगने लगा, ये सब क्या हो रहा है? ये सब तो नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन छोटे बेटे और पत्नी को कोलकाता भेज दिया। मैं और सचिन वहीं रुक गए। हर रोज शाम को मैंने वो रोने की आवाज सुनी है और क्या बताऊं, जब तक घर में रहता हूं तब तक मन कैसा भारी भारी सा रहता है। लगता है दिल के ऊपर किसी ने पहाड़ सा वजन रख दिया हो। मकान अच्छा नहीं है पंडित जी, लेकिन क्या करूं, इतने पैसे देकर मकान खरीदा है, रहना बंद कर दिया तो पड़े पड़े खंडहर हो जाएगा। बहुत शौक से खरीदा है, इसका कोई उपाय है क्या? मैंने थोड़ी देर सोचकर कहा, मुझे एक बार ले जा पाएंगे क्या वहां? रामदुलाल ने कहा, जरूर, क्यों नहीं, मुझे तो पता था आप एक बार जाना चाहेंगे। आप जरा भी चिंता मत कीजिए, आपके यातायात, रहने खाने का सारा खर्च और गरीब की श्रद्धा अनुसार दक्षिणा मैं दूंगा। कब चलेंगे बताइए, आपको कब सुविधा होगी? रामदुलाल ने कहा, अब परसों सुबह तैयार रहिएगा, मैं आकर ले जाऊंगा। राजबर हाट से 3 मील दूर मोतीपुर गांव है। दोपहर 3 बजे मैं वहां पहुंचा। एकदम ही सुनसान और कम आबादी वाला गांव है, लेकिन मकान देखने लायक है। बड़ा सा विशाल 2 माले का मकान, सब मिलाकर लगभग 23-24 कमरे तो होंगे ही। आसपास कोई दूसरा और मकान नहीं है। मूल गांव थोड़ी सी दूरी पर है। रामदुलाल और सचिन मुझे आदर सत्कार करके अंदर ले गए। लेकिन एक बात बताऊं, मकान में घुसते ही मेरा शरीर भारी हो गया और मुझे लगा कि जरूर यहां कुछ अस्वाभाविक है। ठीक क्या हुआ मैं बता नहीं पाऊंगा। चारों तरफ हवा जैसे इस मकान के चार दीवारी के अंदर आकर बह नहीं रही है। आसपास कोई पक्षी भी नहीं है। इतना आलीशान मकान ऐसे शमशान के जैसे क्यों होगा? वो पक्षियों का नहीं चहचहाना मुझे चिंता में डाल गया। मैंने देखा है, मनुष्य से निम्न स्तर के प्राणियों को अशुभ समय की अनुभूति जल्दी होती है। भूकंप आने के पहले पालतू पक्षी पिंजरे के अंदर छटपटाने लगते हैं, ये तो तुमको पता ही होगा। उस जगह पर पहुंचकर पता चला कि रामदुलाल ने कोई गलत बात नहीं की थी। जो भी हो, नौकर ने हाथ पैर धोने के लिए पानी लाकर दिया। हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर मैं, रामदुलाल और सचिन उनके बैठक खाने में आकर बैठे। भोजन की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। नौकर ने खाना परोस दिया। देसी घी में तली हुई पूरियां, दम आलू की सब्जी, असली खोए के संदेश और जलेबी। बहुत जोर की भूख लगी थी। एक सांस में इतना सारा खा लेने के बाद जब एक परात से रबड़ी निकली, डर के मारे बोला, अरे नहीं नहीं, बहुत ज्यादा हो गया है। रामदुलाल ने हाथ जोड़कर कहा, अरे कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत ही है, आप लीजिए, आपको पसंद है, आपके लिए ही लाया गया है। सबका खाना हो जाने के बाद रामदुलाल ने पूछा, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। कुछ पता चला क्या आपको? मकान में क्या सच में कोई दोष है? असली बात छुपाकर बोला, अभी तो कहना मुश्किल है, आज की रात देखते हैं।
रात का अंधेरा जब और भी गहरा हो गया, तभी मैंने रोने की आवाज सुनी। रामदुलाल मेरे सामने ही बैठा था। मैंने देखा उसका चेहरा एक पल में सफेद पड़ गया। वो सुन रहे हैं? वही आवाज। ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। कहीं से जैसे बह के आ रही थी एक करुण रोने की आवाज। एक लड़की की आवाज ही थी, लेकिन बहुत ही तकलीफ से सुबक सुबक के रो रही थी। कहां से आ रही है ये रोने की आवाज? एक बार लगा बाहर से आ रही है, फिर लगा आसपास ही बैठ के रो रही है कोई। दरवाजे के पास सचिन दुलाल आकर खड़ा हो गया। पिताजी, पिताजी सुन रहे हैं? रामदुलाल ने कांपते हुए गले से कहा, हाँ सुना, तू अंदर आ जा। मैंने कहा, डरो मत, रुको, मुझे एक लालटेन दो तो। नौकर भी डर के कमरे में आ गया था। उसके हाथों में था एक हैरिकेन। कमरे से निकलते हुए मैंने कहा, तुम लोग यहीं रहो, कमरे से मत निकलना, मैं जरा बाहर देख कर आता हूं। लेकिन क्या देखूं, लालटेन हाथ में लेकर पूरे मकान का चप्पा चप्पा छान मारा। आवाज कहां से आ रही है पता ही नहीं कर पाया। एक बार तो ऐसा लगा कि चारों तरफ से आवाज आ रही है। ये तो बहुत आश्चर्य वाली बात है। बैठक खाने में लौटते वक्त रोने की आवाज थम गई। कमरे में आकर देखा रामदुलाल और सचिन पत्थर की भांति चौकी के ऊपर पैर उठाकर बैठे हुए हैं। तूफान में कौवा मरे तो करामात फकीर का ही होता है, पता है ना। मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे लालटेन लेकर कमरे से निकलने के कुछ देर बाद ही रोने की आवाज थम गई। उन्हें लगा मैंने तंत्र मंत्र के प्रभाव से वो आवाज बंद कर दी। मुझे देखकर रामदुलाल ने कहा, उफ, क्या भयानक आवाज, कैसे बंद किया आपने पंडित जी? अच्छा हुआ आप आ गए। मामले को समझ के मैं चुप हो गया। अगर इस गलतफहमी से उन्हें सांत्वना मिल रही है तो यही सही। रात में अंदर के कमरे के बरामदे पर बैठकर फिर से एक बढ़िया भोजन का आयोजन हुआ। अरे इतना सब कौन खाएगा, वो भी शाम को इतना खा लेने के बाद। इसे कम करो, इसका आधा भी मैं नहीं खा पाऊंगा। रामदुलाल ने कहा, मेरा ये नौकर बहुत अच्छा खाना बनाता है, एकदम पक्का हाथ है। पूरे महीने के 60 रुपए देता हूं, आपको बनाकर खिलाऊंगा, इसीलिए इसको लेकर आया। आप नहीं खाएंगे तो मुझे तकलीफ होगी। इतना भी कुछ ज्यादा नहीं है, खा लीजिए ना। रात को नींद नहीं आई। एक तो इतना ज्यादा खा लिया और दूसरे मन में कैसे अमंगल भाव आ रहे थे। हमारे गांव के उस साधु की बात तो याद है ना? उसने तो कहा ही था, मुझ में इस तरह की शक्तियां रहेंगी। दूसरे दिन एक अद्भुत घटना घटी और यहीं से कहानी का असली भाग शुरू होता है। सुबह के 8 बजे होंगे। बैठक खाने में बैठा हूं। रामदुलाल नहाने गए थे। सचिन घर पर नहीं था। शाम को खीर से कोई एक पकवान बनेगा तो उसके लिए वो गया था देसी गाय का दूध लाने। मकान के एक कोने में बरामदे के आखिर में एक बहुत सुंदर स्नान घर है। जमींदार ने बहुत शौक से बनवाया था। उसके फर्श पर सफेद रंग के पत्थर और दीवार पर सीने तक मोज़ेक लगे हुए थे। नौकर सुबह तालाब से नहाने का पानी लाकर वहां रखा था। तालाब में भी नहाया जा सकता था, लेकिन नए मकान में हर चीज इस्तेमाल करना भी तो जरूरी है। रामदुलाल वहीं नहा रहा था। अचानक दरवाजे के पास एक आवाज सुनकर देखता हूं रामदुलाल वहां आकर खड़ा है। उसका चेहरा डर से बिगड़ा हुआ था और बेचारा थर थर कांप रहा था। नहाते नहाते बीच में ही बाहर आ गया है, समझ में आ रहा था। कपड़े भीगे हुए थे, बदन पर पानी था,
पोंछने तक का समय नहीं मिला। मैंने पूछा, क्या हुआ, डर गए क्या? रामदुलाल पहले तो कुछ बोल ही नहीं पाया। इतनी सुबह सुबह ऐसा क्या देखा जिससे डर गया वो? थोड़ा डांटते हुए पूछा, अरे क्या हुआ, कुछ बताएंगे कि नहीं? उन्होंने कहा, आप मेरे साथ आइए। मैं गया उनके पीछे पीछे। स्नान घर के दरवाजे के पास जाकर फर्श की तरफ उंगली दिखाकर रामदुलाल ने कहा, वो उस तरफ देखिए। सुंदर साफ सफेद पत्थर में उंगली दिखाकर क्या दिखाना चाह रहा था रामदुलाल? उसके बाद दिखी मुझे वो चीज। फर्श पर एक पत्थर के टुकड़े के ऊपर एक हल्का सा चेहरा उभर के आया था। पूरा चेहरा नहीं, चेहरे का अंश मात्र। गौर से देखने पर समझ में आ रहा था कि वो किसी लड़की का ही चेहरा था, क्योंकि चेहरे के साथ लंबे बालों का आभास हो रहा था। लेकिन वो चेहरा सुंदर बिल्कुल नहीं था। कैसे टूटा फूटा सा चेहरा दिख रहा था, जैसे तकलीफ से चेहरा बिगड़ा हुआ हो। ये क्या है? फर्श पर किसने चेहरा बनाया और किससे बनाया? रामदुलाल को पूछा, ये चित्र यहाँ कैसे आया? जी मुझे कैसे पता? जब मकान खरीदा था तब था? रामदुलाल ने कहा, अजी मकान खरीदने की क्या बात कर रहे हैं? आज सुबह नौकर जब पानी रख रहा था मैं वहीं खड़ा था, तब भी नहीं था। अभी नहाते हुए साबुन हाथ से फिसल कर गिर गया, उठाने गया तो आंखों के सामने ये चित्र दिखा। अब क्या होगा पंडित जी? ये मकान मैंने बहुत शौक से लिया है। मैंने कहा, अच्छा तुम पहले नहा लो, डरो मत, मैं यहीं दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ। डर के दरवाजा अंदर से बंद नहीं करके किसी तरह नहाकर बाहर आए रामदुलाल। डरा हुआ इंसान कैसे दिखता है ये मैंने आज देखा। पहले दिन रामदुलाल के व्यक्तित्व से कितना आकर्षित हुआ था मैं। नहा धोकर तैयार होके बैठक खाने में बैठकर रामदुलाल ने कहा, ऐसे व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा। बाजार में बहुत लोगों को देना है। एक मारवाड़ी को 70,000 रुपए का माल सप्लाई किया था, उसका पेमेंट वो दे ही नहीं रहा है। सिर्फ आज कल बोलकर घुमा रहा है। मारवाड़ियों के साथ क्या मैं लड़ पाऊंगा? गलती मेरी ही थी, मुझे उसको उधार देना ही नहीं था। क्या करूं, लालच में आ गया था। अब अगर पेमेंट नहीं हुआ मेरा व्यवसाय डूब जाएगा। इधर ये चिंता है, इतना खर्च करके इस मकान को खरीदा और उसमें मैं रह भी नहीं पा रहा हूँ। लगता है मुझे अब आत्महत्या करनी पड़ेगी पंडित जी। मैंने कहा, अरे रुको, इतना परेशान होने से कैसे चलेगा? व्यवसाय में लाभ हानि चलता ही रहता है, ऐसे टूटने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक इस मकान की बात है, मैं कह देता हूँ तुम लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। रामदुलाल ने कहा, क्या डरने की बात नहीं है? लगता तो ऐसा ही है। सोच के देखो, जो भी आत्मा है, अगर उसको तुम्हें नुकसान पहुंचाना होता तो अब तक तुम्हें नुकसान पहुंचा चुका होता। अभी तक चुप क्यों है? रामदुलाल ने पूछा। तो फिर वो रोने की आवाज़? हो सकता है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करना चाहती है, हो सकता है हमें कुछ बताना चाहती है। रामदुलाल ने पूछा, तो फिर अब मैं क्या करूं? तुम्हें कुछ नहीं करना है, मैं यहाँ कुछ दिन और रहूँगा, देखूँ ना क्या होता है। जो भी करना होगा मैं ही करूँगा। सचिन दुलाल ने आकर स्नान घर के फर्श पर उस चित्र को देखा। हाँ, लेकिन वो बाप से भी साहसी है। डरा ज़रूर, लेकिन मुंह से कुछ नहीं बोला। रात में सावधानी का मार नहीं, इसलिए मैंने मकान के चारों तरफ जल छिड़क कर साधु की दी हुई उस मंत्र को बोलकर बांध दिया। उस रात किसी को भी ठीक से नींद नहीं आई। दूसरे दिन
सुबह उठकर मैं और रामदुलाल ने जाकर देखा, स्नान घर के फर्श पर वो चित्र और भी स्पष्ट हो गया था। इधर उधर दो एक रेखाएं और बन के चेहरा अब और भी स्पष्ट दिख रहा था। पूरे चेहरे पर एक दर्द का चिन्ह साफ दिखाई दे रहा था। मुंह, आंखें, नाक जहां पर जो होना चाहिए ठीक उस जगह नहीं था। मानो पूरे चित्र को किसी ने तोड़ मरोड़ के अदल बदल कर इधर उधर कर दिया था, जिसके कारण एक अमानुष चेहरा उभर कर आ गया था। मैंने आगे बढ़कर उस चित्र को पैर से मिटा देने की कोशिश की, कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा था वो चित्र पत्थर के नीचे है, बाहर से घस के मिटाया नहीं जा सकेगा। इसके बाद से रोज वो चित्र थोड़ा थोड़ा स्पष्ट होने लगा। अब साफ साफ दिख रहा था एक कम उम्र की लड़की का चित्र है। देखने में बहुत सुंदर, लेकिन शायद किसी ने बहुत अत्याचार किया उस बेचारी पर। दर्द और तकलीफ से उसका चेहरा विभत्स हो गया था। सच में रामदुलाल का दोष ही क्या है? मुझे ही डर लग रहा था उस तरफ देखने से। इस बीच में गर्मी पड़ने लगी। एक दिन शाम को मैं सहन नहीं कर पाया और रामदुलाल को बुलाकर कहा, सुनो, तुम्हारे नौकर को बोलो तो नहाने का पानी ला दे, बहुत गर्मी है, आज नहा लेता हूं। रामदुलाल ने कहा, नहाने का पानी स्नान घर में ही है, आप चले जाइए। ठंडा पानी, आहा, आराम से शरीर में पानी डाल रहा था। पैर के पास फर्श में वो चित्र अभी भी दिख रहा है। इन 3-4 दिनों में वो चित्र हमसे घुल मिल सा गया था। बिना देखे नहाने लगा। अचानक मेरा बदन कांप गया। फिर से वही रोने की आवाज, इस बार बहुत करीब से, जैसे यहीं इस स्नान घर में ही कोई रो रहा है। इस जगह पर मैं अकेला हूं। अंधेरा घेर आया है। पैर के पास वो मूर्ति और हवा में रोने की आवाज, घुट घुट के जैसे कोई रो रहा है। कहीं पर एक जवान लड़की की रोने की आवाज। बाहर दरवाजे पर दस्तक दे रहा था रामदुलाल। पंडित जी, पंडित जी, ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ, कोई डर की बात नहीं है, बैठक में जाकर बैठिए, मैं आ रहा हूँ। वो आवाज स्नान घर से ही आ रही थी, जैसे मेरे पैर के नीचे कोई है। मेरे दिमाग में तभी एक युक्ति आ गई। अब आगे क्या करना है मैं सोच लिया था। मेरे नहा के निकलने के पहले ही रोने की आवाज थम गई। बैठक में जाकर रामदुलाल से कहा, अच्छा, जब तुमने ये मकान खरीदा तब मकान मालिक ने इस बारे में तुम्हें कुछ बताया नहीं? मकान में रोने की आवाज आती है या फिर कुछ और? रामदुलाल ने कहा, जी नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो क्या मैं ये मकान खरीदता? ये भी ठीक है। अच्छा, तुम्हारे भरोसे के नौकर कितने हैं कोलकाता में? 2 हैं। वो लोग राज छुपा कर रख पाएंगे? जी जरूर रख पाएंगे। जान चली जाए तो भी मुझे धोखा नहीं देंगे। कल सचिन को कोलकाता भेजकर दोनों नौकरों को यहां बुलवाओ, काम है। इसके बाद की कहानी संक्षिप्त है। दूसरे दिन सचिन कोलकाता जाकर दोनों नौकरों को ले आया। उनको लेकर स्नान घर में गया। रामदुलाल चुपचाप रहना जानता है। अब तक कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन इस बार पूछा, क्या होगा पंडित जी? अभी पता चल जाएगा। इस घर में सब्बल और कुदाली है? हाँ है, लाने को कहिए। दोनों नौकर के सब्बल से स्नान घर के फर्श को तोड़ते ही
पत्थर के नीचे की मिट्टी बाहर आ गई। मैंने कहा, मिट्टी खोदो। 4 हाथ मिट्टी खोदने के बाद अचानक एक नौकर ने अपने हाथ से कुदाली फेंक कर डर के मारे चित्कार कर उठा। रामदुलाल ने गड्ढे में झांक कर डरती हुई आवाज से पूछा, पंडित जी, ये क्या भला है? कंकाल है ना। कहां से आया? बाद में बताऊंगा, पहले उसको निकालने को कहो। पूरा कंकाल एक बार में नहीं उठाया जा सका। उठाने पर हड्डियां टूट के अलग होने लगी। कुछ देर बाद फर्श पर हड्डियों का एक ढांचा जमा हो गया। इतनी देर में किशोरी ने कहा, उसके बाद और क्या? पूरी हड्डियों को एक बोरे में भर के गंगा में बहाने के बाद उस घर में फिर कभी और रोने की आवाज नहीं आई। रामदुलाल ने मुझसे पूछा था, किसका कंकाल है पंडित जी ये? मैंने कहा, इतने दिन के बाद तो अब बताना संभव नहीं है। जमींदार के पूर्व पुरुष ने ही ये कांड किया होगा। उस काल में जमींदार कितने अत्याचारी होते थे जानते हो ना। किसको मार के दफना दिया ये बताना कठिन है। घर की बहू हो सकती है या गांव की ही कोई लड़की हो सकती है। जो भी हो, उसकी आत्मा सद्गति के लिए रो रो के हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। गंगा में बहाने के बाद उसे मुक्ति मिल गई। ये मकान जिन्होंने तुम्हें बेचा था उन पर नाराज मत होना। हो सकता है वो शायद कुछ भी ना जानते हों। पूर्वजों ने जो काम किया था वो छुपा के ही किया होगा। सामने गवाह रखकर कोई खून नहीं करता। रामदुलाल ने कहा, वो लोग रोने की आवाज जरूर सुन पाते होंगे। जानबूझकर ही मुझे नहीं बताया, ये तो एक अपराध है। वो लोग रोने की आवाज सुन पाते थे या नहीं, इस बात पर मुझे संदेह है रामदुलाल। रामदुलाल ने पूछा, क्यों? बोलिए तो। जिनके पूर्वजों के हाथ इस लड़की की हत्या हुई थी, उनके हाथों शायद लड़की की आत्मा मुक्ति पाना नहीं चाहती थी। इसीलिए मकान बिकने के बाद तुम्हारे ही हाथों मुक्ति पाना चाहती थी। जाओ, इस मकान में अब कोई डर नहीं है। उल्टे एक आत्मा जो सद्गति प्राप्त होने के लिए रो रही थी, उसका आशीर्वाद मिल गया तुमको। रामदुलाल मुझे आदर सत्कार से घर पहुंचाकर 500 रुपए हाथ में देकर मुझे प्रणाम किया। मैंने आपत्ति की थी। मुझे रोककर रामदुलाल ने कहा, आपने अगर नहीं बताया होता तो क्या हम फर्श को तोड़ते? इसके 10 दिन बाद रामदुलाल को मैंने फिर से देखा था। मेरे घर आया था, अपने दोनों बेटों को लेकर, चेहरे पर मुस्कुराहट। मैंने पूछा, क्या बात है रामदुलाल, क्या खबर है? जी, आत्मा का आशीर्वाद सच में है। कैसे? रामदुलाल ने कहा, वो मारवाड़ी ने कल पूरे पैसे दे दिए। तारानाथ की कहानी खत्म हुई। रात गहरी हो गई थी। रामदुलाल को तो उसके 70,000 मिल गए, लेकिन हम लोगों को तो कल ऑफिस जाना है। विदाई लेकर घर की तरफ रवाना हुए। आप सुन रहे थे तारानाथ तांत्रिक की कहानी भाग 2 चेहरा। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार।